दिन तो सबके आते हैं, लेकिन दौर तो हमेशा अपना ही रहेगा। दिन तो सबके आते हैं लेकिन दौर तो हमेशा अपना ही रहेगा। इसी के साथ एसी जनरेटर, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। बहुत प्यारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक मोटर समझे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसके बाद समझे थे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर सबसे पहले समझे थे, फिर इलेक्ट्रिक मोटर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर लास्ट टॉपिक जो बचा है एसी जनरेटर। इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसे अलग लेक्चर, एक लेक्चर डिवोट करके खत्म कर देंगे। तो चैप्टर खत्म होने जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या, देखो डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है, पॉज करके डायग्राम बना सकते हैं। लेबलिंग आपके साथ करूंगा और वर्किंग साथ साथ में समझा दूंगा। कुछ खास नहीं है, नॉर्मल वर्किंग है। क्योंकि देखो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10th में जो ये सब है ना चीज़ें, लाइट वाइट वाली, इलेक्ट्रिक वाली, ये सब एक्सपैंड होकर 12th में बड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं मैं आईसीएससी की बात करूँ तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स से लेके और बाकी सारी चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, कैसे जब ये ऐसे हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जाती हैं, ये सारी चीज़ें आईसीएससी बोर्ड में, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कुछ नहीं, खाली आपको समझना है कि कैसे करंट जाएगा, कैसे घूमेगा, और हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये कैसे घूमेगा, बस आपको इतना ही समझना है। फिर आप एक्सपैंड करके पढ़ोगे इसे, लेकिन क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी है, कुछ इसमें नहीं है। डायग्राम मैंने बना रखा है, ये इसकी लेबलिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब कोई भी लोड लगा रह सकता है। जनरेटर का काम क्या है, देखो जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है इसका काम। किस प्रिंसिपल पे है, आप सभी जानते हैं, ईएमआई पे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। मतलब जब भी रोटेट करो, कंडक्टर को मूव करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसी के प्रिंसिपल पे है, काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। जनरेटर नॉर्मल जनरेटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो कोई भी लोड लगा रह सकता है। गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया ताकि पता चल जाए कि करंट डिटेक्ट हो पा रहा है यानी करंट एक्सटर्नल सर्किट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए गैल्वेनोमीटर लगाया। यहाँ बेसिकली लोड लगा होता है, जिस भी चीज़ को आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है वो लगा होता है जनरेटर की मदद से। ये है एक्सल। कभी देखोगे जनरेटर के बाहर एक एक्सेल लगी होती है जिसको पकड़ के जब घुमाते हैं तब जनरेटर चलता है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेटर को काम करवाने के लिए। बाकी इसको कहा जाता है एक्सटर्नल सर्किट। ये जो पूरा लोड लगा है, ये पूरा लोड वायर से, जो ये दो ब्रशेस और स्लिप रिंग से लेके पूरी चीज़ क्या है, इंटरनल सर्किट। लेकिन जो वायर से लोड कनेक्ट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट, जो आपको दिखता है जनरेटर के बाहर, जो भी आप लोड रखा के रखते हैं, ये पूरा इसके अंदर का इंटरनल सर्किट है, ठीक है। ये एक्सेल भी दिखता है जिसको आप पकड़ के घुमाते हैं। ये है इसका मेन काम और ये है इसका प्रिंसिपल। पूछ लेता है कभी कभी 1 नंबर में, ठीक है। क्लियर। अब चलो नेमिंग करते हैं, माने लेबलिंग करते हैं, फिर सीखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। देखो लेबलिंग कैसे करूंगा मैं, इसको मान लूंगा ए, इसको मान लूंगा बी, इसको मान लूंगा सी, इसको मान लूंगा डी, ठीक है। मान लूंगा ए वाई, जो ए बी वायर आ रहा है उससे S1 कनेक्टेड है। अभी समझाऊंगा S1 यानी स्लिप रिंग का क्या है। ये कार्बन ब्रशेस में B1 जो आपने इलेक्ट्रिक मोटर के केस में भी पढ़े थे, लेकिन वहां आपने स्प्लिट रिंग पढ़ी थी, यहाँ आप स्लिप रिंग पढ़ोगे। अभी समझाऊंगा क्या चीज़ है। इसको मान लो कि ये CD वाले तार से S2 कनेक्टेड है और ये ब्रश है B2, ठीक है। और ये दोनों वायर गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट है ताकि हमें पता चल जाए कि करंट डिटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, करंट सर्किट में है कि नहीं। क्लियर। अभी और सारी चीज़ें, सॉफ्ट वायर, ये देखो क्या है, आर्मेचर है, आप सभी जानते हैं, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है। इसको सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इंड्यूस हो चुके। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ठीक है। इसको मान लिया नॉर्थ पोल, इसको मान लिया साउथ पोल। और आप सब जानते हैं कि नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, सभी जानते हैं। गुड। मैंने क्या करा इसे एंड, देखो अब वर्किंग शुरू हो रही है। कंस्ट्रक्शन बस इतना ही है, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे S1 से B1 कनेक्टेड है, S2 से B2 कनेक्टेड है, AB वाला तार S1 से कनेक्टेड है, CD वाला तार
S2 से कनेक्टेड है और ये एक्सटर्नल सर्किट में गैल्वेनोमीटर या कोई भी लोड रखा है, कोई भी बल्ब, जिस भी चीज को आपको जलाना है, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है वो रखा है। नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये बाहर एक्सेल है। अब देखो वर्किंग शुरू होगी इस एक्सेल के साथ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग सीखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। तो डायग्राम भी हो गया, लेबलिंग भी हो गई, कंस्ट्रक्शन भी समझा दिया, प्रिंसिपल और क्या एक काम करता वो भी समझा दिया। लास्ट चीज बची है वो है वर्किंग। ठीक है, वर्किंग दो पार्ट्स में होती है इसकी वर्किंग, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में भी दिखाया था, हाफ रेवोल्यूशन के बाद वाली चीज और इसमें भी हाफ रेवोल्यूशन के बाद वाली चीज। तो मैं तो यहाँ पे चलो इसको मिटा के यहीं पे समझा दूंगा हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, आपको पूरा वहां पे दो डायग्राम बना के आने होते हैं। ये जो पहला एक डायग्राम बना है ये, उसके बाद दूसरा एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हाफ रेवोल्यूशन के बाद वाली कहानी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं हाफ रेवोल्यूशन की कहानी क्या है। मैंने मान ली इस एक्सेल को मैंने ऐसे घुमाया, एक्सेल देखा जनरेटर के बाहर होता है, इसे किसी भी डायरेक्शन के साथ घुमा सकते हो। ठीक है, यहाँ इस तरफ भी इस तरफ भी। मैंने क्या करा, इसे ऐसे घुमाया, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जानते हो कि नहीं जानते हो ये भी बताना पड़ेगा। घड़ी देखिए, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 2 बज रहे हैं, तो घड़ी की सुई इस प्रकार चलती है ऐसे, इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं 2 से 1 जाऊँ तो ऐसे तो घड़ी की सुई चलती नहीं है, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो मान लो यहाँ 5 बज रहे हैं और मैंने इसको 2 पे ले गई, तो ऐसे तो जाती नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे जाएगी तो क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मैंने इसे घुमा दिया। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन याद रखना, कोई एक चीज़ याद रख के जाओ। अगर मैंने ये सिखा रहा हूँ आपको कि ABCD ऐसे है, S1 इससे कनेक्टेड, S2, तो इसको यहाँ पे याद कर लो ताकि आपको पेपर में कन्फ्यूजन ना हो। कर तो आप कैसे भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन तो मतलब वर्किंग तो भाई रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ अगर याद करके जाओगे तो हम पेपर में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, चलो एंटी क्लॉकवाइज मैंने उसे घुमा दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। भाई इस कॉइल से कनेक्टेड है, इस आर्मेचर से कनेक्टेड है, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो रोटेट में क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, ऐसे घूमेगा। अरे भाई इसको ऐसे घुमाया है तो ये ऐसे घूमेगा पूरा ऐसे। ठीक है, यानी AB ऊपर की तरफ घूमेगा और CD नीचे की तरफ जाएगा। भाई तभी तो रिवोल्यूशन कर पाएगा। मान लो कोई चीज़ ऐसे रखी है, इसको मैंने इस तरफ घुमाया, तो ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी, ये वाली चीज़ ऐसे नीचे जाएगी, तब होगा रिवोल्यूशन। तो यानी AB क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और CD क्या जाएगा, नीचे जाएगा। देखो AB ऐसे जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे, दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं। इंड्यूस करंट हम निकाल सकते कि नहीं, रोटेट हो रहा है, मैं कंडक्टर को मूव करवा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, सभी को पता है। क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में होगा ये बताते हैं। ये रहा, ये आपका राइट हैंड। ठीक है, सेम चीज़ है, इस तरफ हमेशा इस तरफ फैलाना। अगर लेफ्ट हैंड फैला रहे हो तो ऐसे फैलाओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इससे परपेंडिकुलर, ये इससे, और ये पूरा ऐसे परपेंडिकुलर। और ये वाली चीज़ फैला रहे हो तो ऐसे फैलाओ। ठीक है, उसके बाद आप रिस्ट को घुमा के अपनी हाथ को एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे है, करंट ऊपर की तरह, करंट देखो बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे। अरे ये है ना, फोर्स ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, फोर्स ऐसे, करंट देखो मुझे ऐसे शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं टॉप एंगल से इसको देख रहा हूं। अगर ऐसे 3D में रखा होगा तो यानी करंट A से ऊपर B जा रहा है। ध्यान देखो, ये ऐसे जा रहा है, करंट बोल रहा है मुझे अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये टॉप व्यू देख रहा हूं। अगर ये 3D में बना होगा तो करंट अंदर की अंदर की तरफ का मतलब है कि करंट A से B जा रहा है। बात क्लियर है। ठीक है, अगर A से B जाएगा तो B से C भी जाएगा, C से D भी जाएगा। क्यों जाएगा मैं बता देता हूं। इसलिए जाएगा क्योंकि यहां देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहां फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में, करंट निकाल लो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक, अबे बाहर की तरफ, क्योंकि टॉप एंगल से बोल रहे हैं, बाहर की तरफ। इसको 3D में रखोगे तो इसका मतलब यही होता है कि नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, समझ जाना, 3D में तो बना नहीं सकते। तो अब ये है कहानी हाफ रोटेशन की। क्या है हाफ रोटेशन, AB ऐसे ऊपर गया, वर्टिकल पोजीशन में पहुंचा, और फिर CD ऐसे आ गया। देखो फुल रेवोल्यूशन, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये पूरा ऐसे घूम गया तो ये फुल रेवोल्यूशन क्यों हुआ। फुल रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का, यानी जहां से इसने शुरू करा था वापस वहीं पहुंच जाए। मतलब AB पहले यहां पहुंचे, फिर यहां से नीचे जाना शुरू करे, फिर वापस जब AB इसी पोजीशन पे पहुंचेगा तब फुल रेवोल्यूशन होगा 360 डिग्री का। हाफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब, AB इधर पहुंच जाएगा, CD इधर पहुंच जाएगा। ये इसमें भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये हमेशा क्लियर रखे चलो। वैसे अगर इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया होगा तो कुछ खास चीजें नहीं, वो रोटेशन वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर बस इतनी बातें थी। अब देखो क्या
CD से ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, S2 में एंटर करेगा ब्रश। अच्छा, स्लिप रिंग का भी समझा रहा हूँ क्या है स्लिप रिंग का। ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर B1 S1 के थ्रू वापस A से B जाएगा। तो ऐसी कुछ होगी करंट की डायरेक्शन। क्या होगी मैं दिखा देता हूँ। S1 से ऊपर जाएगा, S1 से जाएगा, ABCD में ट्रैवल करेगा और फिर S2 में जाएगा और वहाँ से गैल्वेनोमीटर में जाएगा। मतलब ऐसी कुछ डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है। इंटरनल सर्किट की बात करनी है तो ABCD, एक्सटर्नल सर्किट की बात करनी है तो S2 to S1, S2 to S1, S1 ऐसे ऐसे, S2 S1। समझ गए हो ना, कैसे भी लिख सकते हो। इंटरनल सर्किट की बात करनी है तो A to D जा रहा है। ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट की बात करें तो देखो S2 से ऐसे ये S1 में जा रहा है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो S1 से फिर ABCD, फिर ऐसे S2 करते करते पूरा। कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो, ये हाफ रेवोल्यूशन की बात थी, ध्यान देना। अब इसमें क्या और चीज़ें आएंगी, मेरी बात सुनो। स्लिप रिंग का क्या कंसेप्ट है, देखो इलेक्ट्रिक मोटर में आपने देखा था स्प्लिट रिंग थी। एक रिंग को, एक पूरी रिंग को मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया था। यहाँ पे मैंने क्या करा, अलग अलग हर एक वायर के लिए अलग अलग स्लिप रिंग यूज कर लिया। अब स्लिप रिंग का क्या है, अब देखो जब ये वायर घूमेगा, मेरी बात सुनो, जब ये AB घूमेगा या CD घूमेगा तो जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो वायर आपस में उलझ जाएगा। समझे भाई, कोई भी वायर है तो ये वायर कॉपर का ही। जब किसी भी वायर को आप जब घुमाओगे, बार बार उसे घुमाओगे तो वायर अपने में ही उलझ जाएगा। ठीक है, कभी यहां चला जाएगा, कभी यहां चला जाएगा, कभी B2 से कांटेक्ट कर लेगा, कभी B1 से कांटेक्ट कर लेगा, उलझ जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इस वायर से स्लिप रिंग को कनेक्ट कर दूं, ऐसे कनेक्ट कर दूं, देखो ये ऐसे वायर आया और मैंने इसके अंदर ऐसे कनेक्ट कर दिया। अंदर होता है, काफी बच्चों को नहीं पता ये क्या होता है। मान लो ये स्लिप रिंग है और ये अपना वायर है, तो ये क्या होता है, ऐसे अंदर कनेक्ट होता है। तो जब ये घूमता तो उलझता नहीं है, ऐसे स्लिप रिंग के अराउंड ऐसे घूमता रहता है। ये चीज़, ये काम होता है। ठीक है, ये वायर आया, देखो वायर ऐसे घूमेगा तो उलझ जाएगा। वायर को मैंने ऐसे लिया, स्लिप रिंग के अंदर ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जब ये वायर घूमेगा तो ये स्लिप रिंग को अपने साथ लेके ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो वायर क्या है, वायर का कांटेक्ट हमेशा इस वाले ब्रश से रहेगा। ये ब्रश क्या है, इससे स्लाइटली कांटेक्ट में रहता है। तो जब ये स्लिप रिंग घूमती है, ऐसे 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 घूमती है, तो ये क्या रगड़ता रहता है। ये ब्रश क्या है, ब्रश की तरह ये ऐसे इस पर रगड़ता रहता है। जब ऐसे घूमेगा, ये अपनी पोजीशन, ये फिक्स्ड होते हैं। क्या होता है, फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस, ये अपनी जगह पर रहते हैं और ये स्लिप रिंग घूमते रहती है। तो जब ये घूमती है तो इस पर हमेशा कॉन्टैक्ट मिलता है, हमेशा उसे रगड़ा करता है। ठीक है, तो हमेशा इसका कॉन्टैक्ट रहता है, तो हमेशा जो करंट है वो इजीली फ्लो होता रहता है। यही काम स्लिप रिंग का S1 का भी होता है, S2 का भी होता है। बस वायर को उलझने नहीं देगा, अपने अंदर ऐसे बना लेगा, वायर के साथ साथ ऐसे घूमेगा। तो ये कंसेप्ट है स्प्लिट रिंग स्लिप रिंग के बीच में। आओ, क्लियर। कार्बन ब्रशेस तो जानते हैं, कुछ नया नहीं है, वही फिक्स्ड कार्बन ब्रशेस हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल सर्किट से जोड़ते हैं और करंट को एक इससे ऐसे करंट को सर्किट के थ्रू भी लाते हैं और बाहर भी ले जाते हैं। चलो, क्लियर। ये है आपका हाफ रेवोल्यूशन कि AB इस तरफ गया, CD नीचे आया, CD इस तरफ आ जाएगा, AB इस तरफ आ जाएगा। जब तक नहीं आएगा तब तक करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। अब बात है कि हाफ रेवोल्यूशन जब हो जाएगा, जब CD इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा, तब क्या चीज़ होगी। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं। आओ, जैसे मैं अब नया डायग्राम बनाऊंगा वैसे आप भी एक अच्छा सा नया डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हाफ रेवोल्यूशन की बातें थी, इसे साइड में रख के जस्ट उसके नीचे सेकंड रेवोल्यूशन की बातें करेंगे। ठीक, और ये एक बात याद रखना कि AB आपका S1 से कनेक्टेड था और CD आपका S2 से कनेक्टेड था। तो जब CD इधर आ जाएगा तो यहाँ ये CD क्या था, S2 से कनेक्टेड था, यहाँ B2 था। जब यहाँ पे AB आ जाएगा तो AB क्या था, S1 से कनेक्टेड था और B1 था। यही था। चलो, यहाँ गैल्वेनोमीटर था, कुछ खास नहीं, बस समझना है थोड़ा सा। देखो AB था, मान लो ऐसे, मान लो CD था, वहाँ A नीचे की तरफ था, D वैसे ही बता दिया मैंने, बस इसका अपोजिट कर दिया। सॉफ्ट आयरन कोर मान लो यहाँ लगा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। बस ये चेंज हुआ है कि ये पूरा सिस्टम ऐसे उलट के अलग हो गया है। बस अब समझ जाओगे क्या काम हुआ है यहाँ पे। बात सुनो, अब देखो एक बात सुनो,
ये एक्सल है, ये एक्सल ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, इसी प्रकार घूम रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये CD है, पहले CD में क्या था, करंट ऐसे जा रहा था नीचे की तरफ, पहले ये कंडीशन थी ना, AB की तरफ ऊपर जा रहा था और CD की तरफ नीचे जा रहा था। अब जब ये CD यहाँ आ गया है, अब देखो, अब लगाओ, अब CD ऊपर तो जाएगा ही भाई, यहाँ वाली जो चीज होगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के चलते ऊपर जाएगी और ये वाली चीज हमेशा नीचे जाएगी, तो इसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड्स ही रहेगा, इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स ही रहेगा। फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, हमेशा ऐसी रहेगी। तो इस बार देखो, जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी, यहाँ अगर लगाओगे तो ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ अगर लगाओगे तो नीचे की तरफ। यानी सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, CD जो है उसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगा, CD में करंट ऊपर की तरफ जाएगा और AB में करंट नीचे की तरफ जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। CD ऐसे आया, फिर से समझाता हूँ, CD ऐसे आया, ठीक है, CD यहाँ आ गया, AB यहाँ आ गया है, सारा सिस्टम चेंज हो गया है। उसके बाद क्या है, घूम तो एक एंटी क्लॉकवाइज ही रहा है, तो ये चीज़ ऊपर ही जाएगी, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो करंट इसमें ऊपर की तरफ ही रहेगा। यानी करंट चेंज हो गया, पहले CD में करंट नीचे की तरफ आ रहा था। और समझाता हूँ अब क्या, कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे ऐसे। पहले S2 से घुस रहा था, फिर S1 जा रहा था। अब देखो S1 में एंटर कर रहा है और एंटर करके ऐसे S2 में जा रहा है। यानी पहले B1 से या B2 से कह लो, B2 से B1 जा रहा था, अब B1 से B2 जा रहा है। ये केस हुआ है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। बस खत्म, हाफ रेवोल्यूशन की बातें भी खत्म। बस सिंपल है, CD में पहले इस तरफ नीचे जा रहा था, सर्किट में S1 से S2 जा रहा था, फिर हमने क्या देखा, जब CD इधर आया तो CD में इस बार ऊपर जाने लगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जिस करंट की डायरेक्शन चेंज होती है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, इसलिए ये AC जनरेटर है। फिर जो S1 से S2 जा रहा था, S2 से S1 चला गया। बस एक बात याद है, CD से वही वाली स्लिप रिंग जोड़ के रखनी है, AB से वही वाली स्लिप रिंग जोड़ के रखनी है, क्योंकि उसी के साथ घूमेगी। बस खत्म। ये है पूरा जनरेटर, AC जनरेटर का कंसेप्ट, ठीक है। तो कुछ खास था नहीं यहाँ पे, आपको खाली वर्किंग याद रखनी है। वर्किंग को देखो, काम की बात भी सीखो, ठीक है। जो मेन चीज़ जो इसमें फॉर्मूले बनते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स वाले, जो ICST का अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो समझेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, किस थीटा एंगल से ये रोटेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप CBSE वाले क्लास 12th में पढ़ते हैं, जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चैप्टर, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके पूरा एक चैप्टर बनता है, ठीक है। अभी यहाँ क्लास 10th में आपको खाली रटाया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको खाली बेसिक चीज़ें बताई जा रही है कि कैसे रोटेट होता है, तो क्या होता है, ये सभी को पता होता है कि भैया चेंज होगी डायरेक्शन तो रोटेट होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक रेवोल्यूशन पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जिस चीज़ की डायरेक्शन चेंज होती है उसे AC करंट बोलते हैं। यानी ये वाला जनरेटर कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा, AC करंट प्रोड्यूस करेगा। यानी इस वाले गैल्वेनोमीटर को अगर मैं देखूंगा तो ये गैल्वेनोमीटर पहले कुछ हाफ रेवोल्यूशन में इस तरफ डायरेक्शन देगा और कुछ हाफ रेवोल्यूशन में इस तरफ डायरेक्शन देगा। मैंने बताया था ना, यहाँ होता है इसका 0, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मान लो 10 एम्पेयर का करंट दे रहा है तो 10 एम्पेयर का इस तरफ देगा, हाफ रेवोल्यूशन के बाद 10 एम्पेयर का इस तरफ देने लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये बात होती है, ठीक है, ये वाली बात ध्यान में रखिए। रट सकते हो तो रट लिया करो, 5 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी यहाँ फायदा देख के चलो, ठीक है, पढ़ रहे हो नॉलेज ले जाओ, वेल एंड गुड, लेकिन मार्क्स ही देखे जाते हैं एट द एंड। और मार्क्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर किसी भी चीज़ में वर्किंग 5 नंबर की पूछ लेता है पेपर में, क्योंकि प्योर पूरा थ्योरेटिकल, पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। कोई इसमें थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो पूरा कंसेप्चुअल है। और करते हैं क्या, बोर्ड वाले इजी बनाने के लिए सीधे सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन भी दे देते हैं ऐसा कि भैया तुम बना लो डायग्राम, बना लो अच्छे से, वर्किंग लिख लो, वो भी खुश, आप भी खुश, 5 नंबर पूरे। तो बात हमेशा समझा करो। अभी यहाँ समझो, NCERT बुक पकड़ो, उस बुक को देखो, क्या उसकी रीडिंग आपको समझ में आ रही है। कंसेप्ट समझने के बाद अगर समझ में आ रही है तो उसे याद करने की कोशिश करो, एक बार पूरा लिखो अच्छे से, तब आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, आपके ही फायदे में आएगा। अब बात है कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर जाएगी। सॉफ्ट आयरन कोर लगा लो, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के थ्रू जाएंगी, चेंज हो जाएगी। इंसुलेटेड कॉपर वायर को और उसकी फोल्डिंग कर लो, तब चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, तब भी इंड्यूस्ड करंट की स्ट्रेंथ चेंज यानी बढ़ जाएगी। तो जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं वो इन सब कामों को फॉलो कर लेते हैं। ये सारी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, NCERT में भी लिख रखे पॉइंट्स के थ्रू। तो यहाँ AC जनरेटर भी खत्म होता है, लगभग चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस कम आए इस चैप्टर से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में मैं इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे से करवा दूंगा, जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है।
बस इतनी बातें थी यहाँ पे एसी जनरेटर पे भी खत्म हो चुका है। अब शुरू होगा आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या शुरू होगा? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो एनसीईआरटी बुक में 1-2 पेज में, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज की बातें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ की बातें हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करेंगे अगले लेक्चर में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे जिसमें मेन सप्लाई से कैसे करंट जाता है, हमेशा इंडिया में 220 वोल्ट का करंट क्यों आता है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें उसमें आपको मज़ा भी आएगा, वो सारी करेंगे अगले लेक्चर में। बने रहें, स्टे ट्यून्ड, बाय।